हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने परिश्रम बैच में। क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों। सो फाइनली बेटा जी, आज हम करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर जिसपे हम स्टडी करेंगे अबाउट हेलो एरीन्स। फाइनली वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हेलो एल्केन्स का केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट, और अभी मैं आपको केमिकल रिएक्शंस हेलो एरीन्स की करवाऊंगी। और उसके बाद जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था, देखो एनसीईआरटी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एवरीवेयर। तो एनसीईआरटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो हमें जरूर पेपर के लिए पढ़ के जाने हैं, मैं आपको वो सेपरेटली रीडिंग भी करवाऊंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है आप लोगों ने पिछले लेक्चर का सभी जितने भी टॉपिक्स है अच्छे से रिवाइज जरूर किए होंगे, है ना। अगर सभी ने अच्छे से रिवाइज किया दैट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं किए हैं तो घबराने की बात नहीं है। आफ्टर ऑल फ्लो चार्ट जब भी आप बनाओगे उसके थ्रू वो रिवीजन हो जाएगी। तो मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था तुम लोगों को भी, फ्लो चार्ट बना करके आना है, एंड आई होप सो आप सभी ने वो होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा, है ना। होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया भाई, चैट में पहले तो मुझे बताओ। मैम मैं एकदम बढ़िया हूँ यार, है ना। मैम कैसी हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो जी, करे भाई, पढ़े, रेडी है। ठीक है, क्या लंच क्या खाया आप लोगों ने? लंच किया है ना? ऐसे तो नहीं कोई बच्चा बैठा। देखो अगर किसी ने लंच नहीं किया है तो आप अपने पेरेंट्स को बोल दो, साथ में आपको खाना खिलाते रहेंगे, और एल्स वो आपके साथ रख देंगे। तो जहां पर मैं समझा रही हूँ उस टाइम पर तुम खाते पीते रहना, है ना। ठीक है, बढ़िया रहेगा। चलो यार, मैम आपका फेस्टिवल कैसा गया? फेस्टिवल बहुत अच्छा गया बेटा, है ना। लेकिन बस वही है, बहुत जल्दी समय बीत जाता है जब घर जाते हैं। ऐसा लगता है भी यार, है ना, मतलब टाइम जल्दी भाग रहा है। वैसे टाइम भागता नहीं है, वैसे टाइम बहुत धीरे धीरे चलता है, पर जब आप घर जाते हो पता नहीं टाइम भाग रहा होता है। टाइम इज लाइक मैं जा रहा हूँ, है ना। ठीक है, ठीक है। अरे वाह यार, राजमा चावल, क्या बात है, अरे वाह। सब्जी रोटी, ठीक है। चलो मैम बहुत थक गए हैं बेटा। आज शायद आपकी एक क्लास तो कैंसिल भी हो गई है, मैंने देखा शायद 7 PM वाली आई गेस क्लास कैंसिल है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप चेक जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने भी नहीं देखा है। ठीक है, तो अगर एक क्लास नहीं है, 2 ही क्लास है आज, तो तुम्हें रेस्ट मिल ही जाएगा इवेंचुअली, है ना। शायद मैथ्स की क्लास मैंने देखा था, नॉट बायोलॉजी, मैथ्स का शायद नोटिफिकेशन आया था। जैक कैसा है? जैक बहुत बढ़िया है, जैकू बहुत अच्छा है। ठीक है, उसी को छोड़ के आने का मन नहीं करता है बिल्कुल। यहाँ लेके आ नहीं सकते, यहाँ अगर मैं ले भी आऊँ तो फिर वो बेचारा अकेले फ्लैट पे क्या करेगा, क्योंकि भाई भी चला जाता है जॉब पे, मैं भी चली जाती हूँ, यहाँ आ जाती हूँ ऑफिस, तो वो पीछे से क्या करेगा, है ना। तो उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। डॉग घर में भी वो अकेला ही रहता है, क्योंकि मम्मी भी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है। मतलब पापा तो शॉप पर होता है, शॉप दो हमारी नीचे ही है, बट स्टिल उसको आदत है, मतलब पापा बीच में से जाकर के उसको देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं उससे। बट यहाँ बहुत अकेला हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, जैक की वीडियो दिखाऊंगी भाई। हाँ, जैक की वीडियो दिखाऊंगी, तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। अभी मैंने जैक की वीडियो यहाँ लगाई नहीं है, बट हाँ दिखाऊंगी। मैम आप मुंबई में हो? नहीं बेटा, मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं आज तक मुंबई नहीं गई हूँ। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। ठीक है, चलो। हाँ, मैं जैक का वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगी। कल भी हमारी क्लास है बच्चा, इस हफ्ते तो हमारी क्लास ही क्लास है, तो टेंशन ना लो, है ना। चलो शुरू करते हैं लेक्चर। रेडी है भाई सब? बहुत बढ़िया, फेस्टिवल बहुत अच्छा गया। आप लोग बताओ आपका फेस्टिवल कैसे गया? मतलब जो मैंने तुम्हें वादा किया था उस वादे को बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। वो मेरे को एक तुम्हें प्रॉमिस देना था, एंड आई होप सो वो सभी ने प्रॉमिस ध्यान से सुना भी होगा और उस पर काम भी कर रहे होंगे हम लोग, है ना। ठीक है, चलो। तो मैंने क्यों अभी 2-3 मिनट तुमसे बातें करी, इस वजह से भी करी क्योंकि कुछ बच्चे भी ज्वाइन कर रहे थे, कुछ बच्चे स्कूल से जस्ट पहुंचे थे, एंड देन दे सॉ भी क्लास है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो गया होगा, वो लोग भी बैठ गए होंगे। ठीक है, चलो जी, रेडी करें, करें स्टार्ट। चलो जी, चलो। ओके ओके बेटा। हाँ जी बेटा, देखो आज की क्लास के अंदर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, वी आर गोइंग टू डू दी केमिकल। सर आ गई, आ गई, थैंक यू भैया, हाँ आ गई। We are going to do the chemical properties of haloarenes and next we are going to do the polyhalogen compounds. हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोएरीन्स की हम पढ़ेंगे, एंड देन हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो मैंने बेटा एक छोटा सा होमवर्क दिया था, है ना।
क्या होमवर्क दिया था आप लोगों को भी? आप सभी बच्चों को एक फ्लो चार्ट बना करके आना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स का, एंड आई होप सो आप सभी बच्चों ने उसको नोट भी किया होगा, है ना? चलो जी, ठीक है। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी के साथ विच गोज भी मैम हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। क्या थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? मैम कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी भी नेगेटिव स्पीशीज को सब्स्टिट्यूट करेगा और उसकी जगह ले लेगा। दिस वॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैम ये जो रिएक्शन है ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में टेक प्लेस करता है, ये हमने पढ़ा था, राइट। अब यहां पर मैम हम एक छोटी सी चीज और पढ़ने जा रहे हैं भी, अगर हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं तो क्या हेलो एरीन शो कर सकती है? नहीं। हेलो एरीन्स बेटा लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, और इसके पीछे 4 कारण जहां पे आपके बोर्ड्स के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। गिव द रीजन या स्टेट द रीजन व्हाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक ऐसा सवाल है जो बोर्ड्स के पेपर में आता है और बच्चा आपको इसको बहुत ही डिटेल में लिख करके आना है, सीधा 3 नंबर पक्के, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? द वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी मैम इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरा बच्चा ध्यान से इस चीज को समझेगा। मैंने क्या बोला? हेलो एरीन्स जो है मैम वो क्या है? दे आर लेस रिएक्टिव। व्हाट आर दे? दे आर लेस रिएक्टिव। अच्छा, एक और चीज मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है, जो आपकी शौर्यस गैलेक्सी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। बेटा शौर्यस गैलेक्सी में एनसीईआरटी के जितने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, देखो एग्जांपल्स का तो सोल्यूशन आपको एनसीईआरटी बुकलेट में दिया ही गया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको शौर्यस गैलेक्सी में प्रोवाइड करवाई जाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा इस चैप्टर का, जितना शौर्यस गैलेक्सी का होना है। इस चैप्टर का मैं ऑलमोस्ट सारा पार्ट रिकॉर्ड कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको सैटरडे संडे 2 दिन शायद लेक्चर्स मिलेंगे, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगी कब कब आपको मिलने वाला है। ठीक है, फाइन है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे मैं करवा दूंगी, एग्जांपल्स बेटा वहां पर ऑलरेडी है, सोल्यूशन और एनसीईआरटी पंच आप लोगों को मिलता है जिसमें बैक एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी। तो आई होप सो एनसीईआरटी का तो जितना भी पोर्शन है वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो अब बेटा दे आर लेस रिएक्टिव, वापस आते हैं, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैम ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देयर आर द फॉलोइंग रीजंस। भाई क्या रीजन है वो हमें मेंशन करना होगा, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला रीजन बेटा जो आता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस बोलते हैं। आइए समझते हैं रेजोनेंस एक कारण क्यों है भी। हेलो एरीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाती है, करती भी है तो बहुत कम रिएक्टिव होती है। मेरे साथ साथ आप इसको लिखते चलोगे ताकि तुम्हें समझ आए, क्योंकि बेटा ये सीधा 3 नंबर में पूछा जाता है जनरली जो अभी तक देखा गया ये 3 मार्क्स में देखा गया, और ऐसे ही तुम्हें मेंशन करना है। भाई पहले बताना है क्या उसकी रिएक्टिविटी है, लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, क्या है, फिर क्या रीजन है बेटा वो बताना है। तो पहला रीजन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेजोनेंस। ध्यान से मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर्स को समझना बेटा, ये स्ट्रक्चर्स बहुत बच्चों से नहीं बनते हैं, ये स्ट्रक्चर्स बच्चे बहुत बच्चों से नहीं बनते हैं। तो ध्यान से देखो, हमें पता है मैम हेलो एरीन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हो, क्लोरीन। किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा हो। अब बेटा क्लोरीन आप सभी बच्चे जानते होंगे कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है,
ग्रुप नंबर 17, कौन से ग्रुप को बेटा? ग्रुप नंबर 17। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर वाले शेल में होते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 17 के किसी भी एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बेटा रेजोनेंस ये कैसे दिखाता है, आइए मेरे साथ समझना। जब भी आप रेजोनेंस करोगे, अब आई डोंट नो आपने मेरे से 11th में रेजोनेंस पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बट मैं आपको बता दूं, जब भी आप रेजोनेंस करवाते हो तो पहले डबल बॉन्ड को नहीं ब्रेक किया जाता, पहले उन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवाया जाता है जो फ्री होते हैं, जो खाली होते हैं, जिन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता। तो यहां पर बेटा जी जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने कोई बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं बनाया है। ठीक है, तो बेटा ये दो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रैवल करेंगे, बच्चा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड पे ट्रैवल करेंगे तो बेटा यहां कार्बन है, इस कार्बन और क्लोरीन में बनेगा डबल बॉन्ड। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। और मैम हमने पढ़ा है हर कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड उसमें नहीं बन सकते हैं। तो यार ये कार्बन पे अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 5 बॉन्ड होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7 के साथ ये जो अब देखो यही बॉन्ड ये तोड़ सकता है, तो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा? इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे तो डबल बॉन्ड ही बन रहा है। पहला स्टेप क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या फर्स्ट स्टेप बेटा सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है? बताइए, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है? दोबारा बताती हूं, जब भी आप रेजोनेंस करवाते हो, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और अगर आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ऐसे दो ऐसे डॉट्स लगे होते हैं, जिसका मतलब क्या है मैम भी ये इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड नहीं बनाया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सबसे पहले आप मूवमेंट उन इलेक्ट्रॉन्स की करवाओगे रादर देन डबल बॉन्ड की। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जब शिफ्ट होंगे, इन दोनों में डबल बॉन्ड आएगा। ऑब्वियसली जब आएगा तो मैम ये कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो ये अपना एक बॉन्ड इधर ब्रेक कर देगा। आइए ये कैसा दिखता है? अब बेटा ये जो आपको एरो दिखती है ये रिप्रेजेंट करती है भी इसके जैसे और कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करती है, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती है ना। आइए देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। मैम दोबारा बता देती हूँ बेटा, ये एरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसके जैसे और कितने स्ट्रक्चर्स। अब मुझे इतने स्ट्रक्चर्स क्यों बनाने पड़ रहे हैं, कि ये भी सवाल आ सकता है दिमाग में। तो बेटा ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये वो उतने स्ट्रक्चर्स बनते हैं जितना आपका एक स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर्टी नहीं समझा पाता उस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में, तो आप उतने स्ट्रक्चर्स बनाओगे जिनसे उनकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो सके। तो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जितने स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो मैम ये बॉन्ड ऐसे ही था, ये बॉन्ड ऐसे ही था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैम ये सिंगल बॉन्ड ऐसे ही था, क्लोरीन लगा है, ये इलेक्ट्रॉन में कुछ नहीं हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको भी मैम हमने वैसे का वैसा शो कर दिया। पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स मैम यहाँ शिफ्ट हो गए बेटा, डबल बॉन्ड बन गया मैम। अच्छा, और ये वाला बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे बेटा वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। अब बेटा एक और चीज जो हमें सबको ध्यान रखनी है वो क्या है भी मैम, ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा रहे हैं तो क्लोरीन को लॉजिकली सोचो, एक एटम है उस पे नेगेटिव और पॉजिटिव यार दोनों हैं, तुम नेगेटिव दूर ले गए तो उस पे पॉजिटिव चार्ज बचता है, भी इलेक्ट्रॉन चला गया उससे तो यार यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पार्शियल ऐसे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज शो करते हो। ठीक है, चलो अब देखना बेटा अब किसकी मूवमेंट होगी। मैम ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री बैठे हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे थे बेटा, अब ये इस और इस कार्बन के बीच में अगर आएंगे तो अब ये कार्बन बेटा फिर से 5 बॉन्ड बनाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या करता है, अपने इन दो इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन के ऊपर ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब बेटा जी ध्यान से देखते हैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें यहां से देखने को मिलता है। मैम ये बॉन्ड वैसे ही था, यहाँ 2 बॉन्ड थे, क्लोरीन था, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और इस पे पॉजिटिव चार्ज। मैम अब ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। ये नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेट पे इस कार्बन पर आ गए हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है मैम, अगले स्टेप में मैम ये फ्री है तो ये यहां से यहां इन दोनों कार्बन के बीच में जाएगा। ठीक है,
और मैम अब ये कार्बन के पास अगर आ जाएगा तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पर ब्रेक कर देंगे। ठीक है जी, आइए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बेटा देखते हैं। जो चीजें जैसी थी मैं उनको वैसी ही शो करना चाह रही हूं। मैम ऐसे हो गई, यहां आ गया डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। अब अगले ही स्टेप में बेटा हम जो चीज यहां देख रहे हैं वो क्या है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये यहां से यहां आएंगे इन दोनों कार्बन में, तो ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से बेटा क्लोरीन के पास चले जाएंगे। सो लास्ट स्ट्रक्चर जो हमें यहां से मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। 20 के पास वापस इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज, और एक डबल बॉन्ड यहां आ गया। तो क्या सभी बच्चों ने इस तरीके से बनाए स्ट्रक्चर्स? मैं चाहती हूं आप सभी बच्चे एक बारी इसको ऐसे ही बनाएं, आप सभी बच्चे एक बारी से इसको ऐसे ही बनाएं। कम ऑन एवरीवन, एक बार देख लो अच्छे से देख लो, अब मैं समझाऊंगी, देख लो, ड्रॉ कर लो, अच्छे से देख लो, ठीक है। और एक पेंसिल या कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में रख लो, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से बता रही हूं हमने किया क्या बेटा। एक एक चीज सुनोगे, अभी तुमने लिख लिया, जब लिख लो तो नोटेड आ जाए, जब लिख लोगे तो मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगी भी हो क्या रहा है बेटा। हाँ बेटा, ठीक है, एक बार आप लिख लो इसको। करें, नोटेड हो जाए, एक बार लिख लो। ये तो फिर से वैसा ही हो गया, कैसे वैसा हो गया बेटा, यहां पे तुम्हारे डबल बॉन्ड इधर 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 थे, वहां देखो जगहें बदल गई, ठीक है, ठीक है, बना लिया। आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, ध्यान से एक एक चीज को देखना जो मैं तुम्हें दिखा रही हूं। ये तुम्हें अगर मेरी मानो बात तो 2 लाइनें छोड़ के दोबारा से मेरे साथ ड्रॉ करना, लेकिन मैं चाहती हूं तुमने कॉपी में ड्रॉ कर लिए, तुम बस अब मुझे एक बार ऑब्जर्व करो, ठीक है। आ जाओ, देखो ध्यान से बच्चा देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें कोई डाउट बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स में कोई डाउट? 1 2 3 4 5 6 और 7, कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? सिर्फ ऑब्जर्व करना है नोटबुक में जो मैं समझा रही हूं, सिर्फ कॉपी में देखना है, यहां तक कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, अगली चीज देखना बेटा, मैंने तुम्हें बोला ये डबल बॉन्ड पे भी हमें पता है मैम, हर डबल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ठीक है। कौन मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड वाला करेगा या ये करेगा मैम? जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स फ्री दिख रहे हैं, ये बंधे हुए हैं, ये फ्री है, फ्री वाले मूवमेंट करते हैं, ये भी क्लियर? क्लियर। आइए मूवमेंट किसकी होगी, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, इस क्लोरीन से इस कार्बन के बीच में आएंगे। अगर इन दोनों के पास आए तो बेटा इस कार्बन को देखना, इस हमारे कार्बन को देखना, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, तुमने एक और बॉन्ड बना दिया। कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता, 5 नहीं बना सकता, तो अब कार्बन क्या करेगा बच्चा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और इस बगल वाले कार्बन को दे देगा। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, नहीं, ठीक है। अब बेटा इसका हम बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक और स्ट्रक्चर इसकी मूवमेंट की वजह से जो बनता है, जो है उसको वैसे का वैसे लिख दो। ये ऐसे का ऐसे था, इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया, लिख दिया। पहले मैम 1 बॉन्ड पहले से था Cl पे, ये 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो वैसे के वैसे ही हैं। क्या होगा मैम, इन इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से यहां पे एक डबल बॉन्ड बन गया, बन गया, बन गया, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैम इस कार्बन पे चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो ऐसे नेगेटिव चार्ज से शो कर सकते हैं, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हो गया। ये क्लोरीन की बात करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। बेटा अगर मैं क्लोरीन हूं, मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तुम मुझसे नेगेटिव ले जाओगे तो कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो बेटा इस बेचारे से इलेक्ट्रॉन चले गए दूर, तो इस पे पॉजिटिव बचेगा। ये था हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है।
आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब बेटा किसकी मूवमेंट होगी? बेटा जिस डायरेक्शन में तुमने मूवमेंट शुरू की है उसी डायरेक्शन में चलते चले जाना है। मैंने ऐसे शुरू किया तो मैं ऐसे ही चलूंगी। देखो मैंने ऐसे शुरू करी तो मैं ऐसे ही चलूंगी। ये नहीं है भी मैं इतना चल गई अब मेरा मन कर मैं वापस घूम जाऊं, नहीं नहीं, ठीक है। अब देखो मेरा बच्चा ध्यान से, मैम अब यहां इस डायरेक्शन में ही चलना है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब इन दोनों कार्बन के बीच में आएंगे। हाँ जी आएंगे। तो ये कार्बन मैम अब 5 बॉन्ड बना लेगा। कैसे मैम? 1 है, 2 है, 3 है और चौथा हाइड्रोजन के साथ भी तो है। 4 बॉन्ड बनाया चुका है, 5वां बॉन्ड हम नहीं बना सकते मैम। तो क्या करेगा फिर ये कार्बन? ये अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पड़ोसी कार्बन को दे देगा जिसके साथ वो शेयर कर रहा था। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। जो जैसा है पहले उसको वैसा लिख दो। ये ऐसा था, ये ऐसा था। अब यहां पे इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूं। यहां डबल बॉन्ड आ गया मैम, और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है चलो अगला देखेंगे। मैम अब इसी डायरेक्शन में चलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में जाएंगे। ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो मैम ये इस कार्बन पे ब्रेक कर जाएगा। आइए जो जैसा था पहले उसको वैसा दिखाएंगे। अब यहां आ गया डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैम इसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये यहां आ गया, अगर ये इन दोनों के बीच में आएगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से क्लोरीन को दे देगा। क्लियर हुआ? समझ आया? बेटा जब ये पेपर में आता है सवाल तो ये सारे स्ट्रक्चर हमें बनाकर आने हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। तुम में से कई बच्चे कहते हैं मैम ये तो सेम लग रहा है। बेटा सेम कहां? यहां डबल बॉन्ड देखो, यहां बेटा डबल बॉन्ड इधर इधर और इधर है, यहां इधर इधर और इधर है, अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग जगहों पर है। अगर इनका मैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड को 3 लाइनों से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? देखो रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब है जो बॉन्ड फिक्स है उसको तो वैसे ही दिखा दो। मैम ये बॉन्ड फिक्स है, इसको तो हमने वैसे ही दिखा दिया। जो बॉन्ड बेटा फिक्स नहीं है, घूम रहे हैं, पहले बॉन्ड कहां थे मैम? पहले बॉन्ड यहां था, फिर कहां था? यहां था मैम, फिर कहां था? यहां था। अब लास्ट में बॉन्ड कहां आया मैम? यहां आया मैम, और कहां है? यहां आया मैम, और कहां है? यहां आया मैम। तो बेटा ये जो तुम्हें बेंजीन रिंग के अंदर ऐसे सर्कल दिखता है ना, जिसको तुम ऑक्सीजन बोलने लग जाते हो, बेटा ये रेजोनेंस हाइब्रिड है तुम्हारा। कौन है ये मैम? रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होता है मेरा बेटा, जहां पॉजिटिव चार्ज आया था वहां पॉजिटिव, जहां नेगेटिव गया, नेगेटिव यहां गया तो पार्शियल नेगेटिव, और कहां गया मैम? और मैम यहां आया पार्शियल नेगेटिव, और यहां आया। तो ये जो तुम कहते हो ना ऑक्सीजन है मैम, ऑक्सीजन है, सर्कल है भाई, ये सर्कल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है। भी डबल बॉन्ड यहां 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 देखा गया। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई तुम्हें बोले भी ये क्या है, भी भाई ये तो गोला है, ये तो सर्कल है, ये तो ऑक्सीजन है बेंजीन के अंदर, अरे भाई मेरे नहीं होता वो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चा, अब हमें यहां से समझना क्या है। अच्छा एक और चीज बेटा, यहां पे भी डबल बॉन्ड आया था तो उसको भी मैं ऐसे डॉटेड डॉटेड से दिखाऊंगी। ठीक है, इसको भी लिख लेना, डॉटेड डॉटेड से दिखाएंगे। अब ये क्या कारण बना मैम? ये रेजोनेंस क्यों कारण बना? भी ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा सकते। अगर मैं तुमसे पहली बार पूछूं यार, है ना, भी मैं ना 12th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूं और फर्स्ट चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स है। ठीक है, तुम टीचर हो, आज मैं बच्चा हूं बेटा। मैंने तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, यार मेरे पेपर में ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रही है, तो मुझे एक लाइन में बता इसका मतलब क्या होगा। बताओ, एक लाइन में मतलब बताओ मुझे इसका क्या होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं और कौन सा बॉन्ड बनता है, बस इतना बताओ मुझे।
बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, बस ये बताओ मुझे, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं मुझे। हाँ जी, कम ऑन बताइए। बताओ भाई, बताइए जी, टीचर जी, आप नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या बता रहे हो। बेटा तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये थोड़ी पूछ रही हूँ। डबल बॉन्ड टूटेगा, अरे भाई मेरे को हेलो एल्केन्स में बताओ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कम ऑन, आप लोग क्या समझा रहे हो मुझे, आप लोग मुझे रेजोनेंस समझा रहे हो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ मेरे को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब एक शब्द में बता दो जो तुमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था। हाँ बहुत सही बोला एक बच्चे ने भी मैम आर एक्स का बॉन्ड था, आर एक्स का बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल आर के साथ बॉन्ड बनाएगा, वेरी गुड, बहुत सिंपल, पता नहीं क्या क्या बताने लग गए, क्या बेटा, है ना। क्या यार तुम लोग भी बताओ, मतलब मैम आर एक्स का बॉन्ड टूटेगा, यही था ना मैम, यही था ना मैम, आर एक्स का बॉन्ड टूटेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यही था, मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है, किसका बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन और हेलोजन का, है ना। तो वापस आते हैं बेटा, यहाँ कार्बन और हेलोजन कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहे हैं तुम्हें कार्बन हेलोजन, मैम ये रहा कार्बन और ये रहा हेलोजन, मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है, मुझे एक बात बताओ, मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, पर क्या मैं ब्रेक कर पाऊंगी, नहीं मैम, क्यों, क्योंकि मैम ये तो रेजोनेंस कर रहा है ना, तो रेजोनेंस करते दौरान यहां तो डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां तो डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां तो डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो भाई डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए, है ना, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे बहुत एनर्जी चाहिए, राइट। एक बार चलो मैम टॉपर एब्सेंट है, बेटा कोई भी बच्चा फेलियर या मैं कहूंगी टॉपर नहीं बनता है, वो तब बनता है, मतलब ये तुमने एक धारणा बना रखी है जो जवाब दे रहा है वही टॉपर है, नो इट इज नेवर लाइक दैट। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, टॉपर भी आप में से ही कोई बच्चा बनेगा, है ना, और आप में से ही बच्चा कोई होगा जो नहीं पढ़ रहा होगा, तो हो सकता है जो बच्चा मैसेज भी कर रहा है वही टॉपर निकले। अब वो टॉपर कब निकलता है, जब वो खुद पे मेहनत करता है, बेटा वी आर नॉट बॉर्न इंटेलिजेंट, मैं अगर पैदा हुई थी या आप पैदा हुए थे तो हम जन्म से ही इंटेलिजेंट नहीं बनकर आए थे, हम लोगों ने हम पे मेहनत की है, मैंने अपने पे मेहनत की, आप अभी अपने पे मेहनत कर रहे हो, तो जितनी आपकी स्ट्रांग मेहनत होगी उससे डिसाइड होगा भाई आप टॉपर होगे या नहीं होगे, है ना। तो मुझे ये जो धारणा है ना भी मैं टॉपर हूं वो टॉपर है, ये मेरे को अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है भाई तुम सभी टॉपर्स हो यार, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, यू आर गिविंग एन एग्जाम जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो दिल से, तो यार मेरे लिए तो तुम टॉपर ही हो, है ना, चलो आ जाओ। हाँ जी। बताइए, तो ये बॉन्ड तोड़ना मैम आसान नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस जब करता है तो डबल बॉन्ड आ जाता है, तो भाई डबल बॉन्ड को तोड़े के सिंगल बॉन्ड को, क्योंकि तो रेजोनेंस चलती जा रही है, तो बेटा ये जब जब डबल बॉन्ड आ रहा है इसको हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, भाई इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी है, देखो इधर नहीं था, इधर है, इधर इधर भी है, इधर नहीं है ना, तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से आर और एक्स का बॉन्ड टूटने पे दिक्कत होती है, पहला आपका पॉइंटर ये हो गया, रेजोनेंस क्लियर हो गया बेटा, अब क्लियर हो गया, जो बच्चे बोल रहे थे भी रिपीट कर दो, रिपीट कर दिया बेटा, आपको क्लियर हो गया, हाँ जी बोलिए जी। मैम आप चार्ट क्यों नहीं पढ़ रहे हो, सौरभ जी मैं चार्ट जरूर पढ़ रही हूँ, ठीक है, चलो यार बेटा 5 बजे आपकी क्लास है ना, इसलिए मैं टाइम नहीं आपका वेस्ट करना चाहती, चलो तो हम लिखेंगे कार्बन एंड क्लोरीन फॉर्म्स पार्शियल डबल बॉन्ड which is not easy to break,
which is not easy to break. Hence, haloarenes are less reactive towards एसिड रिएक्शन. ठीक है बेटा, रेजोनेंस के दौरान बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता है जिसको तोड़ना मुश्किल है. अगर पहला पॉइंटर, पहला रीजन क्लियर हो गया है तो क्या मैं सेकंड रीजन की तरफ चलूं? क्या मैं सेकंड रीजन की तरफ चलूं बच्चे? फर्स्ट पॉइंटर क्लियर है? बोलिए जी, फर्स्ट पॉइंटर क्लियर है? आ जाओ. सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन सेकंड हमारा कारण होता है. आइए इसको समझते हैं कैसे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हाइब्रिडाइजेशन को बच्चा समझते हैं. पहली चीज तो मैम हम यहां पे एक केस लेंगे हेलो एल्केन का और एक केस हम यहां लेंगे हेलो एरीन का. बेटा हेलो एल्केन में क्या होता है, एक जनरल एग्जांपल अगर मैं लूं तो ये हेलो एल्केन है CH3X, है ना. हेलो एरीन का एक जनरल एग्जांपल मैं लूं तो बेंजीन रिंग से, या बेंजीन रिंग को ओपन करके लिख देते हैं ताकि आप डबल बॉन्ड्स में कंफ्यूज ना हो. हेलोजन जब लगा हुआ है तो क्या होगा यार, हेलो एरीन हो जाएगा, है ना. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उस कार्बन एटम की जिसपे हेलोजन जुड़ा है, बताइए. हाइब्रिडाइजेशन मैम इसकी क्या है, कार्बन एटम की जिसपे हेलोजन जुड़ा है. तो मैम ये 4 बॉन्ड बना रहा है जिसकी वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है मैम, यहाँ पे ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर. लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं तो इस वजह से मैम ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा. क्या होगा बच्चा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा. इतने में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट. अब बेटा एक छोटी सी चीज मुझे बताना, परसेंटेज एस करेक्टर sp, sp2, sp3 किसका ज्यादा होता है. परसेंटेज एस करेक्टर sp, sp2, sp3 किसका ज्यादा होगा, आइए चेक करते हैं. तो मैम यहाँ पे 1s 1p 2 है टोटल नंबर, 1s 1p 2 है टोटल नंबर, है ना. तो बेटा 100 बाय में 2 कर देंगे तो 50% आ जाएगा यार. ठीक है, sp2 के केस में बेटा 1s 2p टोटल कितना आ गया, 3 आ गया. तो 100 बाय में बेटा 3 हो जाएगा, 33% हो जाएगा बच्चा, है ना. अगर यहां बोलूं 1s 3p 4 है तो अगर मैं बोलूं 100 बाय में 4 होगा तो 25% एस करेक्टर आ गया. बेटा एस करेक्टर सबसे ज्यादा किस में है मैम, एस करेक्टर sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 में है. ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो एक बात बताऊं, जिसमें जितने ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है. परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के. और यार यहां पर अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी. तो मैम यहां पर मेरे पास है sp3, वहां है sp2. मैम sp2 का s करेक्टर ज्यादा तो मैम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा. मैम इसका s करेक्टर कम, इसका s करेक्टर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम. इसका s करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, भी क्या होगी, ज्यादा. बेटा एक बच्चा बोल रहा है लोन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं ना. बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन. बच्चे कार्बन की कोई लोन पेयर कंटेन नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना. ठीक है, अच्छा अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपने प्रति नेगेटिव चार्ज को खींचने की क्षमता. ठीक है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. अपने पास नेगेटिव चार्ज को खींचने की क्षमता को कहते हैं. अगर बेटा इसने पहले से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसने ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बहुत ज्यादा खींच रखा है, ये जाने नहीं देगा बेटा, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं. और अगर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा कैसे बेटा, है ना. डू यू गेट मी एवरीबॉडी.
ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी कि इट विल होल्ड हेलोजन टाइटली in comparison to haloalkane. Hence CX bond will not break. तो यहां पर इस वजह से बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, लेस फेवरेबल है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ जी, बताओ जी, क्लियर हो गया बच्चा? सेकंड पॉइंटर अगर सभी बच्चों को क्लियर हो गया, बेटा मैंने परसेंटेज एस करेक्टर लिखा। परसेंटेज एस करेक्टर जिसका ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बेटा मैं 100 दफा बता चुकी हूं, पर अगर किसी को नहीं पता है तो क्या होता है, अपने प्रति नेगेटिव चार्ज को खींचने की क्षमता, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो भाई अगर किसी ने नेगेटिव चार्ज को खींच रखा है बेटा तो वो उस बॉन्ड को टूटने नहीं देगा। ठीक है, फाइन है जी, ओके। चलूं आगे बेटा। एज पर दी प्लानर जो मैं देख रही थी, जो आपकी एप्लीकेशन पे भी अपलोडेड है, उसमें 18th शायद 21 अगस्त तक आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, एंड वी आर प्रायर टू दैट पार्ट। हम बहुत आगे चल रहे हैं उस प्लानर के अकॉर्डिंग, जितना जो मैंने लास्ट देखा था प्लानर। ठीक है, तो एक बच्चा जो जहरा बोल रही है बेटा सिलेबस स्लो नहीं चल रहा है, दो हमने ऑर्गेनिक आपकी पहले स्टार्ट कर दी थी। मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी क्यों ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज बेटा मुझे ये कई बच्चों के शायद अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर भी आपके टर्म में आ रहा है, तो इस वजह से ले रही हूँ, बट स्टिल वी आर मूविंग अहेड ओनली, है ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भी हम पीछे चल रहे हैं। ठीक है, और रही बात, कोई बच्चा बोल रहा है हमारे स्कूल में तो पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर दी गई है। बेटा इतनी जल्दी ऑर्गेनिक कैसे खत्म कर दी गई है मुझे ये नहीं पता, आपके स्कूल में क्या हिसाब चल रहा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहती हूँ। हर किसी के अपने पढ़ाने का तरीका होता है, बट मैं इतना कह सकती हूँ जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, अगर उसको आप साथ साथ कवर करते चल रहे हैं, फिर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन साथ साथ, जैसे अभी गैलेक्सी के क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। हर साल हम पढ़ा रहे हैं, सो वी हैव एन आइडिया अबाउट इट। हाँ, लेकिन मेरे को ये पता है आपके शायद टर्म में अल्कोहल चैप्टर कई बच्चों के आ रहा है, सो यस हम लोग अल्कोहल का चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे, नीड नॉट टू वरी। ठीक है, मैं आपको वो भी करवा दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी भी मैं संडे को भी क्लास ले लूँ आप लोगों की एक्स्ट्रा, भी आप लोगों का अगर वो चैप्टर आ रहा है तो हम कर लेंगे। ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना यार, जल्दी अपना सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, तो मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, टेंशन ना लो, मैं संडे को भी एक्स्ट्रा ले लूंगी। हालांकि हमारी कल भी क्लास है, परसों शायद आपका ऑफ है। हाँ परसों है ना ऑफ, हाँ परसों ऑफ है, तो कल भी अपनी क्लास है, एंड देन सैटरडे को भी अपनी क्लास है, तो मैं संडे को भी क्लास ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। बाकी बेटा मैं आपकी एनसीईआरटी भी कवर कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आ रही होगी जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है बेटा। ठीक है बच्चे, देखो एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे तो हम रो देते हैं, अब एक्स्ट्रा क्लास तो तुम्हारे लिए करवा रही हूं मैं। अच्छा संडे को टेस्ट है, कितने बजे का टेस्ट है तुम्हारा? सुबह सुबह टेस्ट होता होगा, उसके बाद ले लेंगे क्लास। नो मैम बारिश है। अरे तुम्हें कैसे पता संडे को बारिश है? कैसी बातें हैं ये, हैं कैसी बातें हैं ये। चलो चलो चलो, आ जाओ बेटा। तो ऑप्शन, अब हम ऑप्शन बोल रही हूँ, सॉरी, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं? सो थर्ड जो हमारा पार्ट है, दैट कम्स आउट टू बी द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल केटाइन विच इज अनस्टेबल। या फिर अगर आप कुछ कम शब्दों में लिखना चाहते हो, हेडिंग देखो, हेडिंग डाल के आओगे ना पेपर में, लिखे आओ हेडिंग डालो और अंडरलाइन करो। ठीक है, तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल केटाइन विच इज अनस्टेबल, या फिर आप ये भी लिख सकते हो अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, जो तुम्हारा मन करे
जो भाषा तुम्हें पसंद आए, जो लैंग्वेज आपको सही लगे वैसे लिखो। पर जब भी आप क्वेश्चंस करो बेटा, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ तो एक हेडिंग जरूर बनानी होती है अपने पॉइंटर्स की। कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखकर आते हैं, भले पैराग्राफ में तुम सब कुछ सही लिखा हो पर पेपर में वो पॉइंटर्स में अपना आंसर मानते हैं, ठीक है। मैम एनडीए के क्वेश्चन, हाँ बेटा, शौर्यस गैलेक्सी जो अभी आपको लेक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर जो मैं क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रही हूँ इस पूरे हफ्ते में इस चैप्टर के जितने शौर्यस गैलेक्सी के लेक्चर्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2 ही लेक्चर्स आपके क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो मोर देन इनफ है। एनडीए के क्वेश्चंस मिलेंगे, सीयूईटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, बोर्ड्स के जितने पीवाईक्यूज हैं आपको वो मिलेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ मिसलेनियस मैं ए टू जी मतलब ABCD पैटर्न के कन्वर्जन क्वेश्चंस कुछ करवाती हूँ, तो वो मेरे सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। यू आर गोइंग टू लव इट, ठीक है। तो दैट इज मोर देन इनफ। इस चैप्टर के जितने क्रिएट हो रहे हैं वो आपको सब मिलेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बुक खरीदने की जरूरत, मैंने पहले ही बोला था। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल केटाइन व्हिच इज अनस्टेबल या अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन का मतलब क्या है? बच्चा डू यू रिमेंबर SN1 रिएक्शन में क्या होता था? इन हेलो एल्केन्स कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेटा पहला स्टेप स्लो स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है ना, विच इज स्टेबल, जो कि क्या है, एक स्टेबल होता है भाई। कार्बोकेटाइन स्टेबल था, विच इज स्टेबल। बट इन हेलोएरीन्स, अगर मैं बात करूं किसकी भाई, हेलोएरीन्स की आप लोगों से बात करूं, ठीक है। जब देखिए ये अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन पर ये हेलोजन है, तो अगर ये बेटा SN1 रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चला जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हेलोजन पे नेगेटिव। तो दिस इज दी फर्स्ट स्टेप भाई, ये फर्स्ट स्टेप होगा। सो फर्स्ट स्टेप में हेलोएरीन्स में, इन फर्स्ट स्टेप फिनाइल केटाइन इज फॉर्म्ड which is highly unstable, which is highly unstable। इस वजह से बेटा यहां पर SN रिएक्शन भी नहीं हो सकती, SN1 भी पॉसिबल नहीं है। क्या 3 पॉइंटर्स क्लियर हो गए? तो क्या मैं आखिरी पॉइंटर की तरफ बढ़ सकती हूं बेटा? कैन आई मूव ऑन टू दी लास्ट पॉइंटर भी क्यों नहीं हो सकती? हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर आसानी से लेस रिएक्टिव वो क्यों है? कैन आई मूव ऑन टू दी नेक्स्ट? बोलिए जी। अगर सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है बेटा तो आप बता सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंटर पे चल रही हूं मैं। डन? नोटेड आ जाए बेटा, एक बारी चार्ट में नोटेड आ जाए। चले बेटा जी, ऑप्शन नंबर डी पे चले। ऑप्शन नंबर फिर निकाल रही हूं मुंह से, ऑप्शन नहीं सॉरी, पॉइंटर डी, ठीक है। यस मैम, वेरी गुड बच्चे। तो डी हमें क्या कहता है बेटा? दैट इज रिपल्शन। लास्ट पॉइंट क्या है जो ये सिद्ध करता है, एक कारण है भी मैम यहाँ लेस रिएक्टिव होते हैं। रिपल्शन कैसे बेटा? फिनाइल क्या होता है बेटा, जब बेंजीन रिंग के ऊपर से मान लीजिए कोई ग्रुप चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम फिनाइल रिंग बोल देंगे। फिनाइल मतलब उस पर कुछ अटैच्ड था, ठीक है, ऐसा। तो अब बेटा यहाँ पे रिपल्शन का मतलब क्या है? देखिए मैम हमें पता है हेलोएरीन्स जो हैं, बेंजीन रिंग है भाई इसके ऊपर, है ना। बेंजीन रिंग का मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है भाई, इसके पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स है, बेंजीन रिंग में अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और मैम आप एक लॉजिकल बात समझने की कोशिश करो, आपको ये भी पता है मैम इस पे भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। यहां पर कौन आ रहा है? यहां आ रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होती है? रिपल्शन। क्या होती है बेटा? रिपल्शन। सिंपल, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे इन केस ऑफ हेलोएरीन्स, in case of heloarenes there is electronic repulsion between nucleophile and heloarene, hence beta SN reaction is least favorable,
तो बेटा 4 कारण समझ आ गए आप सभी बच्चों को? क्या 4 कारण है जिसकी वजह से हेलोएरीन्स की जो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो लेस रिएक्टिव है। समझ आ गए बेटा? ठीक है, पहला पॉइंटर बताती हूं दोबारा से। बेटा पहला पॉइंटर कहता है लेस रिएक्टिव इस वजह से क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जिसको तोड़ना मुश्किल है, जिस वजह से अगर बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनेगा कैसे। सेकंड पॉइंटर बेटा मैंने आपको यहां पर बताया भी मैम यहां हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अपने प्रति नेगेटिव चार्ज को खींचने की क्षमता ज्यादा है। अगर किसी ने पहले ही चार्ज को खींच के रखा हुआ है तो वो उस बॉन्ड को क्यों तोड़ेगा? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा, और अगर बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कब आएगा? तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन भी एक हमारा रीजन बनता है। थर्ड हमारे पास ये होता है भी मैम SN1 रिएक्शन के अंदर पहले केस में क्या होता है, पहले स्टेप में हेलोजन चला जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पे, जो कि कार्बोकटाइन में तो स्टेबल था, पर यहाँ पे बेंजीन रिंग के केस पे जब उस पे चार्ज पॉजिटिव आता है, बेंजीन रिंग एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, उस पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज लेकर के आओगे हाईली अनस्टेबल है, जिस वजह से बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं करवाई जा सकती। बेटा लास्ट में मैंने ये बोला भी हमें पता है हेलोएरीन हमारी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है भाई, उस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगी, इस वजह से बेटा ये रिएक्शन नहीं हो सकती, लेस रिएक्टिव होगी। बेटा इसको रिएक्ट करवाने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस की जरूरत है। मतलब तुमसे अगर कोई ये पूछे भी मैम क्या नॉर्मल कंडीशंस पर ये रिएक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। नॉर्मल कंडीशंस पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब मैम अगर मैं कंडीशंस चेंज करूं तो क्या रिएक्शन होगी? हाँ तब करवा सकते हो। लेस रिएक्टिव है बट बेटा कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पर, कुछ कंडीशंस पर बेटा जी ये जो है ये पॉसिबल है। टेम्परेचर प्रेशर को तुम चेंज कर दो, तुम इस पे कोई ग्रुप लगा दो जिसकी वजह से रिएक्शन करवाई जा सकती है, पर नॉर्मली नहीं हो सकती। 4 रीजन मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, चलो भाई नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं भाई क्या कंडीशंस है जिसपे हम ये रिएक्शन बेटा करवा सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस यहां लिख रही हूं बेटा। पहली रिएक्शन मान लीजिए हेलोएरीन है, मैंने यहां क्लोरोबेंजीन ले ली है। क्या ले ली है? क्लोरोबेंजीन ले ली है बेटा। मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा रही हूं, 300 atm प्रेशर पर करवा रही हूं बेटा। यहां देखिएगा आपको प्रेशर की कंडीशंस, आपको टेम्परेचर की कंडीशंस सब कुछ पता होनी चाहिए। 623 केल्विन ले रही हूं मैं बेटा। न्यूक्लियोफाइल कौन है मैम? न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, तो बेटा ये OH नेगेटिव आएगा, Cl की जगह ले जाएगा और हमें यहां से इस तरीके से कंपाउंड मिलता है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं मैम? दिस इज हेलोएरीन। ये क्या है? हेलोएरीन है, या फिर मैम इसका दूसरा नाम है 1-क्लोरोबेंजीन। अच्छा इसकी बात करूं तो बेटा जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाता है उसको हम बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। जब बेंजीन के ऊपर OH आ जाए, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, तो फिनोल होता है। ये कब होगा? 623 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा। अब तुम कहो मैम मेरे को तो इतना टेम्परेचर नहीं देना, इससे थोड़े कम टेम्परेचर पे करवाओ। तो बेटा अगर आपको इसको और कम टेम्परेचर पे करवाना है, मान लो मैंने इस बार टेम्परेचर ले लिया 443 केल्विन, इतना मान लो मैंने ले लिया, ठीक है। तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवानी है तो बेटा जी पहली बात तो कैसे होगी? यहां पे मेरे को कोई ना कोई ग्रुप लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे NO2 ग्रुप लगाती हूँ। ये जो NO2 ग्रुप है बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिससे ये जो रिएक्शन है फेवरेबल हो सकती है। तो अगर तुम टेम्परेचर कम करो तो तुम्हें एक ग्रुप ऐड करना होगा। ये मैंने इसकी पैरा पोजीशन पे ऐड कर दिया। तुमने वही NaOH ही मान लीजिए यहां पर लिया साथ में, तो NaOH से OH नेगेटिव बेटा आएगा, Cl नेगेटिव की जगह ले जाएगा और आपको आपका ये कंपाउंड मिलेगा। यहां OH लग गया, NO2 एज इट इज का एज इट इज, NO2 एज इट इज का एज इट इज, एज इट इज का एज इट इज। फाइन है जी। आइए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। अब बेटा तुम्हारा मन कर रहा है मैम मेरा तो और मन कर रहा है और टेम्परेचर घटा देते हैं। मैम और टेम्परेचर को घटाने का मतलब अब मान लो मैं 400 से 300 कुछ पे लेकर आऊं। क्या करूं? 400 से 300 कुछ पर लेकर के आऊं।
तो बेटा जैसे मान लीजिए हेलोरीन है, अब मैंने इस बार 368 केल्विन दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे बेटा जी आपका NaOH मान लीजिए आपने लिया था, आपने अब यहाँ एक ग्रुप तो NO2 आपने लगाया था 443 केल्विन पर अब एक और ग्रुप लगाना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर और कम कर दिया, तो मैंने ऑर्थो पर भी लगा दिया। अब बेटा OH नेगेटिव आएगा, इसकी जगह ले जाएगा, जब जगह लेकर जाएगा तो वहां पर तो OH आएगा, लेकिन बाकी जगह पे NO2 एज इट इज का एज इट इज रहेगा। अब तुम कहोगे मैम मुझे तो ना नॉर्मल कंडीशंस पर, वार्म कंडीशंस पर रिएक्शन करवाने का मन कर रहा है। मैं कहूंगी भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, वो लेस रिएक्टिव होता है। तुम बोलो अगर मैम मैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो, हाँ तो हो सकता है, हाँ तो हो सकता है। तो क्या आएगा बच्चा, फोर्थ रिएक्शन ध्यान से देखना। मैम अगर मेरे पास ऐसा केस है भी, यहाँ क्लोरीन था, अब मैं इस ऑर्थो पे भी NO2, इस पैरा पे भी NO2 और इस ऑर्थो पे भी NO2 लगा दूं, तो बेटा ये रिएक्शन वार्म कंडीशंस में डायरेक्टली हो जाएगी। कुछ नहीं करना होगा, OH नेगेटिव आएगा, इसकी जगह ले जाएगा, बाकी की कहानी एज इट इज। बेटा यहां भी NO2, यहां भी NO2 और यहां भी NO2 लगा होगा, ठीक है, डन हो गया। तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी यहीं पर समाप्त होती हैं, है ना। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब नहीं बच्चा मैं फास्ट नहीं पढ़ा रही, मैं रिपीट कर दूंगी, अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप में से किसी बच्चे को लग रहा है मैम थोड़ा स्लो करवाओ, मैं स्लो भी करवाऊंगी, नो नीड टू वरी। दोबारा बताती हूँ, अभी हमने 4 कारण देखे थे जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं भी हमारी रिएक्शंस जो हम हेलो एरीन की करवाते हैं ना बेटा, हेलो एरीन की रिएक्शंस नॉर्मली तो नहीं हो सकती, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, हम कुछ कंडीशंस देंगे, ठीक है, टेम्परेचर की, प्रेशर की भी, यार ये रिएक्शन हो सके। तो हमने क्या किया, पहले हमने बोला भी हमने नॉर्मल एक हेलोरीन लिया बेटा, हमने इसकी रिएक्शन हमारे NaOH के साथ करवाई। हमें पता है न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, जो पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टेड होता है और किसी नेगेटिव की जगह ले लेगा, है ना। तो यार ये OH नेगेटिव आएगा, इस Cl की जगह ले लेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा, यार सीधी सी बात है, ये कार्बन हेलोजन ही तो है, ये इधर इस पे आके जुड़ जाएगा, ऐसा हो गया। ये कब हुआ बेटा, जब ये 623 केल्विन पर हुआ, ठीक है। अब बेटा मैंने बोला भी यार मैंने और टेम्परेचर कम करना है, मेरे को इतने टेम्परेचर पे नहीं करना, तो मैंने तो तुम्हें कहा था नॉर्मली नहीं हो सकता। अगर तुम्हें टेम्परेचर को बेटा और कम करना होगा तो तुम्हें कोई ग्रुप लगाना होगा जिससे तुम्हारी जो बेंजीन रिंग है बेटा वो स्टेबल हो जाए, वरना बेचारी अनस्टेबल हो जाती है ना। तो स्टेबलाइज करने के लिए हमने एक NO2 ग्रुप लगा दिया। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, विड्रॉइंग का मतलब विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन। बेटा मेटा पर लगाऊंगी ना तो रिएक्शन जो है स्टेबलाइज नहीं होगी और डीएक्टिवेट हो जाएगी। अभी वो भी सिखाऊंगी क्यों ऑर्थो और पैरा पे लगाया, मेटा पर क्यों नहीं लगाया ये भी देखेंगे। अभी समझोगे तुम क्यों मैंने ऑर्थो और पैरा पे ही लगाया, मेटा पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेटा पे लगाने से क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाती है रिंग, अभी वो भी समझाऊंगी, ठीक है। तो बेटा पैरा पे लगाने से ये एक्टिवेट करता है, रिंग को रिएक्शन करवा देता है, और इसने रिएक्शन करवा दी, OH नेगेटिव Cl की जगह ले लेगा, तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तुम्हारा मन कर रहा है मैम मुझे और कम टेम्परेचर पे करना है, मैंने 368 केल्विन पर करा, तो इस बार मैंने ऑर्थो और पैरा पे लगा दिया, बेटा और कम टेम्परेचर पर हो गया। अब बेटा मेरा मन कर रहा है मैं तो और कम पे करूंगी, मुझे टेम्परेचर नहीं देना, मुझे सिर्फ उसको गर्म करना और हो जाए, तो मैं कहूंगी भाई हर जगह लगा दो जहां लगा सकते हो। तो तुम सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगा सकते हो, तो तुम सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगा सकते हो, इस वजह से तुम्हारा ये रिएक्शन हो जाएगी। फाइन है जी, ठीक है बेटा। अब कई बच्चे बोल रहे हैं मैम ऑर्थो पैरा पे ही क्यों, मेटा पे क्यों नहीं, आइए उसको समझते हैं, आइए बच्चा उसको समझते हैं। समझे भाई, क्या कहते हो। अगर आपने ये नोट कर लिया बेटा तो हम उसको भी समझेंगे भी मैम मेटा पे क्यों नहीं और ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों। पहले नोट कर लें सभी बच्चे। चले आइए, नोटेड।
अब बेटा थोड़ा सा ना इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा अभी आपने एक रेजोनेट, पहले समझना फिर लिखने का टाइम दूंगी, ठीक है, समझना पहले। बेटा अभी ना हमने केस देखा था हेलोएरीन की रेजोनेंस का, याद है? ये हमारी हेलोएरीन थी बेटा, ये हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा था, यहां से यहां मूवमेंट हो रही थी। मैं एक बारी स्ट्रक्चर्स बना रही हूं, आप सभी बच्चे नोट नहीं करोगे, सिर्फ एक बारी से ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करना सभी बच्चे सीखेंगे अभी, ठीक है? और प्लीज चैट में कोई बच्चा बातें नहीं करेगा जब मैम पढ़ा रही हैं। आप देखना भी मैम ने सारे स्ट्रक्चर्स यहां ड्रॉ कर दिए हैं और आपको कोई डाउट ना हो इन स्ट्रक्चर्स में, और एल्स बेटा ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं आ रहे हैं तो। स्ट्रक्चर्स को समझना हो तो 5-6 बार लिख लो तो अच्छे से चीजें, और बोल बोल के भी बेटा, यहां ये हुआ, यहां ये हुआ, यहां ये हुआ, यहां ये हुआ, ऐसे बोल बोल के बच्चा लिखोगे तो चीजें थोड़ी सी आसान होंगी। अब बेटा मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ, बात आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। तो बेटा यहाँ क्या हुआ, लॉजिकली एक बात देखने की कोशिश करना। बेटा ये वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में पढ़ाए थे, ठीक है? फर्स्ट रीजन में मुझे बताना इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन पे जा रहा है। अगर ये सारे कार्बन है बेटा, है ना, ये सारे क्या है मैम, हमारे कार्बन आटम्स हैं, ये सारे क्या है मैम, कार्बन एटम्स हैं। तो बेटा मैं क्या करूंगी, अब उस कार्बन को सर्कल करूंगी जिस कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव चार्ज जा रहा है। मैं क्या करूंगी बच्चा, उस कार्बन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है, कर दूं? चलो मैम इस कार्बन के ऊपर आ रहा है, ये दिख भी रहा है? अरे कितना गंदा कलर है, दिख ही नहीं रहा। वैसे तो रेड इतना सुंदर कलर है, रेड भाई तुम दिख ही नहीं रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ये दिख रहा है, हाँ मैम ये दिख रहा है, यहाँ आ गया, ठीक है। और कहाँ आया मैम, यहाँ आया, ठीक है। और कहाँ आ रहा है मैम, देखो ये यहाँ आ गया ना भाई, ये देखो ना यहाँ पर है, मैं सारे डायग्राम्स में दिखा देती हूँ तुम्हें, यहाँ पर है मैम, ठीक है। और कहाँ है मैम, और यहाँ है मैम, है ना। और कहीं तुम्हें दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कहीं दिख रहा है मैम, कहीं नहीं दिख रहा है, और ये यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। यही हुआ, हो गया। बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा रहा है मैम, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा रहा है मैम, इलेक्ट्रॉन जाता है ऑर्थो पर, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा, ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये पैरा। यहां देखते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, 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 ऑर्थो मेटा। कहाँ कहाँ जा रहा है बताना मुझे एक बारी यार, कहाँ कहाँ दिख रहा है तुम्हें, कहाँ कहाँ जा रहा है भाई इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन घुमक्कड़ कहाँ घूम रहा है, कौन बताएगा मैम? इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूम रहा है। कोई ऐसा बच्चा है जो ये बता सकता है भी इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं? हमारे भाई साहब बताइए भाई, कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? ऑर्थो और पैरा पे घूम रहा है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, है ना। क्या मेटा पे घूम रहा है? नहीं घूम रहा है। अगर मैं मान लो क्या करती हूं, यहां पर यही सेम सिचुएशन है बेटा, यही सेम सिचुएशन है बेटा, मैंने यहां लगा दिया NO2 ग्रुप, क्या लगा दिया? NO2 ग्रुप। ऐसा NO2 ग्रुप मैंने लगा दिया, मान लो बेटा, मान लो मैंने ऐसा एक NO2 ग्रुप यहां लगा दिया, है ना। अब मेरा बच्चा एक छोटी सी चीज ध्यान से समझना बेटा, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स, इस स्टेप की बात करते हैं, इस स्टेप की बात करते हैं, इस स्टेप को ध्यान से देखना। अगर इस स्टेप तक आने के लिए सबसे पहले क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागेंगे। ध्यान से बच्चे सुनना, अभी सिर्फ सुनना। तुम्हें मैंने पहले दिखा दिया इलेक्ट्रॉन कहां से कहां घूम रहे हैं, कौन सी पोजिशन पर जा रहे हैं, ताकि तुम्हें कोई डाउट ना हो बेटा जी, ठीक है। अब जो मैं सिखाने जा रही हूं वो बहुत जरूरी है, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। बेटा एक चीज देखो मैम, यहां पर अब ये नेगेटिव चार्ज जब इधर आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, इस कार्बन पे जिससे NO2 जुड़ा है, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं मैम, जा रहे हैं मैम।
जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? मैम जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब यहां नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां क्या था मैम NO2। बेटा मैंने क्या बोला था, ये ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। विड्रॉ कर लेगा बेटा, विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने प्रति खींचने की कोशिश करेगा, तो विड्रॉ करेगा तो रिंग को स्टेबलाइज करेगा। अब ये कहां कहां पे लग सकता है? मैम यहां लगाएंगे, जहां जहां इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वहीं वहीं लगा सकते हो। मैम इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पर आता है तो यहां लगा दो, पैरा पर आता है तो यहां लगा दो, ऑर्थो पर आता है तो यहां लगा दो। क्या मेटा पे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे मैम। क्या मेटा पे लगाएंगे? नहीं, क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं आते। NO2 के लगाने की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, NO2 के लगाने की वजह से कोई इंपैक्ट ही नहीं क्रिएट होगा, इसीलिए उसे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर लगाया जाता है। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, मुझे लगता है तुम्हें समझ आएगा। हो जाए तो बता देना। ठीक है बेटा, ऑर्थो और पैरा पे मैम ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके उसको स्टेबलाइज करता है। तो कहां कहां लग सकता है? जहां जहां वो आएगा, जहां जहां वो आएगा। कहां कहां आ रहा है मैम? ऑर्थो और पैरा पे ही आ रहा है, तो मतलब ऑर्थो और पैरा पे लगाने से ही बेटा वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है, मैं अभी इसको आपको NCERT से मेरा बच्चा रीड भी करवाऊंगी। ये अभी इसलिए मैं ये पहले क्यों समझा दिया तुम्हें, क्योंकि तुम्हें दिक्कत हो रही थी भी मैम ऑर्थो पैरा क्यों, है ना। तो ये अभी मैं लिखवाऊंगी भी, इसीलिए मैंने तुम्हें क्या बोला, इसको सिर्फ सुनो, इसको सिर्फ सुनो, ये बोला मैंने। ठीक है, मैंने कहा लिखने को नहीं कहा। तो यहां पे अब तुम्हें समझ आया ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों लगाया, क्योंकि रिंग को ये स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है, इस वजह से रिंग को ये स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है, इस वजह से। तो फिर मैम अब इसमें रिएक्शंस कहां कहां होंगी? अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, कुछ हमें कंडीशंस देनी पड़ती है। बेटा नहीं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं NCERT से रीड करवाऊंगी, उसके बाद आप लिख लेना। ठीक है, चलो अब मेरी थोड़ी सी बात ध्यान से सुन लो बेटा। मैंने आपको बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं हो सकती, कुछ सर्टेन कंडीशंस चाहिए। तो फिर कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं? तो बेटा यहां पर हमारी जो रिएक्शंस होती हैं इनका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए बच्चा इसको समझते हैं। यहां पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पता होना चाहिए बेटा। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब होता है लविंग। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या होंगी ये बेटा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगी? नेगेटिव लविंग कौन होंगी? जिसके खुद पे पॉजिटिव चार्ज, जिसके खुद पे पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को बच्चा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना जी? हाँ जी मैम। तो अब बेटा ध्यान से सुनना, पहली रिएक्शन जो इसके अंदर आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं। कौन सी रिएक्शन? हेलोजिनेशन। आइए देखिए मैम, मेरे पास क्या है? हेलोएरीन। कौन है? हेलोएरीन। बेटा ये रिएक्शन एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में होती है। ये है 1 क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन, और यहां बेटा आप Cl2 को ऐड कराते हो एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। अब बेटा यहां इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, और कहां जोड़ोगे? ऑर्थो मेटा पैरा में से कहां जोड़ोगे जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलेगी? बताओ, अभी तुम्हें बताया मैंने मैम, जहां जहां नेगेटिव चार्ज जा रहा था, कहां कहां जा रहा था बेटा? ऑर्थो और पैरा पे, वहीं लगाने का फायदा है मैम, है ना? ठीक है मैम। तो यहां देखते हैं बेटा Cl2 में, Cl2 को ऐसे अगर लिखूं तो अगर मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले गया तो Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, हमें दो चीजें मिलेंगी मैम। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले जाए तो ये Cl नेगेटिव और इससे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाए Cl पॉजिटिव। बेटा इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कौन है इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों में से? कौन सा आप बोलोगे भी मैम दिस इज इलेक्ट्रोफाइल?
बताओ जी। मैम ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है कहां पर जाकर बेटा, ऑर्थो और पैरा पर। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पर जाकर के। ठीक है मैम, ऑर्थो और पैरा पर इसको जोड़ देते हैं। ये हमारा इस तरीके से है, ऑर्थो पर जोड़ दो मैम, और कहां पर मैम, पैरा पर। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या होगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। बेटा पैरा वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो वाला जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। इसका दूसरा नाम आप 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, IUPAC नेम की फॉर्मेट में लिखना। और अगर इसको लिखोगे तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना आ गया है तो लिख लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना आ गया है बेटा तो लिख लो। अगला चलते हैं नाइट्रेशन। अगला चलते हैं नाइट्रेशन। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे, दैट इज नाइट्रेशन। पहले इतना नोट कर लीजिए सभी बच्चे। फिर हम चलेंगे नाइट्रेशन पे। डन बेटा, नोटेड, बढ़िया। बेटे आइए नाइट्रेशन को समझते हैं। सेकंड बेटा इसके अंदर आता है जिसको कहते हैं नाइट्रेशन। तो बेटा नाइट्रेशन के केस में क्या होता है, यहां पे आपके पास अगेन क्या है बेटा, 1 क्लोरोबेंजीन है बेटा। ये रिएक्शन बेटा HNO3 की प्रेजेंस में होती है, H2SO4 के साथ होती है। अब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, ये बच्चा गलत करके आता है। इसके ऊपर स्टार लगा करके लिख लीजिए भी ये रिएक्शन बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, कैसे, आइए समझते हैं। यहां पे पहले मैं आपको सिखाती हूं बेटा, यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा। तो बेटा पहली बात तो H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। H2SO4 कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, H2SO4 कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, भाई कितने हैं, 4 ऑक्सीजन आटम है मैम, 4 ऑक्सीजन आटम है। क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं इसका स्ट्रक्चर H2SO4 का। अच्छा, अब बेटा यहां पर है ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है H पॉजिटिव की फॉर्मेट में। इसको या ऐसे ले लो, इसको ऐसे लिख लो, चलो एक बार ऐसे लिख लो, अभी तुम समझ जाओगे। अगर मान लो मैं ये बोलूं भी हाइड्रोजन यहां से H पॉजिटिव की फॉर्मेट में निकल गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां दे दिए, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, हमें क्या मिलेगा यहां से मैम, O पे नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। H2SO4 ऐसा रहता है, H2SO4 ऐसा रहता है। कौन आया मैम, HNO3 आया। कौन आया मैम, HNO3 आ गया मैम। मैम HNO3 कुछ ऐसा है, HNO3 बेटा कुछ ऐसा है। जब ये बेटा आया, जब ये बेटा आया तो बेटा जी ये क्या करता है, इसके ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H पॉजिटिव को, कहेगा आजा भाई तू क्यों घबरा रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब ये इसके पास आके जुड़ेगा बेटा, H पॉजिटिव इससे जोड़ दो, तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है बच्चा, जब तुमने इस पे एक H पॉजिटिव जोड़ दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कोई भी चीज अगर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, नेगेटिव चला जाए, खुद पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव बेटा, और ये वाटर बन गया। तो पानी यहां से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के भाग जाएगा, तो यहां से आपको N और 2 O मिल जाएंगे, NO2 पॉजिटिव। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ठीक है, दोबारा समझाऊं, एक बार समझेंगे मेरे साथ दोबारा से बच्चा,
आ जाओ बेटा, कई बार बच्चे इसको गलत करके आते हैं क्वेश्चन पेपर में, ये सोच करके HNO3 लिखा है तो ऑर्थो और पैरा पे HNO3 जोड़ दो। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, NO2 जुड़ता है। क्यों जुड़ता है आइए समझते हैं। बेटा H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, यहां पे H2SO4 में H पॉजिटिव निकल जाता है तो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो H पॉजिटिव है ये कौन गेन करता है, इसको कौन गेन करेगा, ये HNO3 गेन करेगा। कैसे गेन करता है इसको देखते हैं। बेटा HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, HNO3 के ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये H पॉजिटिव को गेन कर लेता है। अब ये H पॉजिटिव इस पे जुड़ गया, ये क्या है, वाटर। बेटा वाटर क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन लेकर के पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज होकर निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा बेटा, जब ये यहां से निकल जाएगा बच्चा, तो NO2 पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा NO2 के ऊपर। कैसा चार्ज बच्चा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जो हम यहां से जनरेट कर रहे हैं, क्या बन गया मैम, NO2 पॉजिटिव। एक बच्चा अभी पिछले वाले हेलोजिनेशन में भी कह रहा है मैम Cl नेगेटिव को जोड़ो। बेटा मेरे, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टेड होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव के प्रति अट्रैक्टेड होता है। तो हमें तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना यार, जिसकी खुद के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, जो किसके पीछे भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन के पीछे भाग रहा है। तो इस पे खुद पे कितना चार्ज बेटा, पॉजिटिव। कहां कहां जुड़ेगा मैम, ये मैम इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, Cl के इधर ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। और कहां जाकर के जुड़ेगा मेरा बच्चा, मैम ये जुड़ेगा इसके पैरा पोजीशन पर। कहां पर, पैरा पोजीशन पर। समझ गए। आपकी एनसीईआरटीज में डायरेक्टली NO2 पॉजिटिव लिखा है, ये मैं इसीलिए बता रही हूं क्योंकि क्वेश्चंस भी करने हैं तुमको, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस ना करने हो तो मैं बोल देती तुम्हें, ठीक है। NO2 पॉजिटिव बनता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, HNO3 को सोच करके HNO3 जोड़ देता है, टोटली रॉन्ग, ठीक है। चलो जी, तो यहां पे मैम ये इस तरीके से हमारे दो स्ट्रक्चर मेरा बच्चा क्रिएट होते हैं। मैं चाहती हूं सभी बच्चे इसको नोट कर ले, फिर हम सल्फोनेशन पे चलेंगे। इसको लिख लेते हैं, ये क्या होगा, ये होगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और बेटा इसको लिखेंगे तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, क्योंकि ये 1 2 3 4 ऐसा होगा, 4 नाइट्रो बेंजीन। बेटा दोनों ही दोनों ही सेकेंडरी सफिक्स है, तो C पहले आता है N बाद में आता है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और बेटा मेरा ये भी मेजर होगा, इधर पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला मैम माइनर हो जाएगा। चले मेरा बच्चा, आगे चले, हो गया बेटा। ये H पॉजिटिव कैसे जुड़ा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन जब उसको दिए तो वो इसके साथ आकर अटैच हो गया, तभी तो उसने बेचारे ने डोनेट करे और वो उससे जुड़ गया, जुड़ने के लिए तो उसने किया था, ठीक है। चलो आगे, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया बेटा, ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाटर ले गया ताकि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाए, इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। आगे बढ़ू बेटा, ठीक है, बढ़े मेरा बच्चा आगे, बोलो जी, नोट कर लो यार, नोट कर लीजिए बेटा। चलें बेटे, चलो जी बेटा, अगली इसमें जो रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन आती है, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। बेटा यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे पास अगेन हेलोरीन है, 1 क्लोरोबेंजीन है। बेटा ये H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, H2SO4 के साथ ही होती है। अब यहाँ पर समझते हैं मैम, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, ठीक है बच्चा, आइए इसको समझते हैं। मैम इधर इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, तो देखो बेटा H2SO4 का अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था मैम, सल्फर पे 2 डबल बॉन्ड हो और 2 OH से लगे हैं।
पहले केस में सेम वही होगा बेटा जैसे पिछले केस में हुआ था, पहले केस में सेम वही होगा जो आपके पिछले केस में होगा बेटा। H पॉजिटिव निकल जाएगा, क्या होगा बच्चा, H पॉजिटिव जब निकलेगा तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना मैम, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव ऐसा। पहले H2SO4 के साथ बेटा वही होगा जो इस H2SO4 के साथ हुआ है, वही सेम चीज को आपने रिपीट करना है। एक बच्चा बोल रहा है मैम इज मैड, तो बेटा एक बस इतनी बात बोलना चाहूंगी, प्लीज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, बस, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इस चीज पर मैं। आइए H2SO4 की अगर हम बात करते हैं तो मेरा बच्चा सल्फर अगेन ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, 6 बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से हमारी इसका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे बेटा पिछले केस में HNO3 था, यहाँ H2SO4 है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, H पॉजिटिव के साथ ये बेटा बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट करेगा। तो ध्यान से देखना यार, ये OH तो एज इट इज है बेटा, अब इस पे कौन O पे जुड़ गया मैम, एक और हाइड्रोजन आकर के अटैच हो गया है, यही हाइड्रोजन इस पे आकर के अटैच हो गया है। नाउ दी ऑक्सीजन बेटा इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास यार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, अगर मैं नेगेटिव डोनेट करती हूं तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, है ना, तो यार इस पे कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, वाटर बन गया। मैम वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मुझे बता दो क्या बच गया, कौन बताएगा मैम, यहां क्या बना, कितने सल्फर बचे बेटा, कितने सल्फर बचे मैम, S, एक सल्फर, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 3, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन, H, इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए, है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा, SO3H पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव आ जाएगा, है ना जी, ठीक है बेटा, ठीक है जी, फाइन है जी। तो बेटा यहाँ क्या इलेक्ट्रोफाइल बन गया मैम, SO3H पॉजिटिव। अब कई बच्चे पता क्या गलती करके आते बेटा, SO3 लिखाते हैं, प्लीज ध्यान दो मेरा बच्चा, ये H भी तो बचा है, इसको कैसे मिस कर दे हम लोग, है ना, ठीक है जी। तो देखो जी यहाँ क्या होगा बेटा, अगर मैं बोलती हूं इसकी ऑर्थो पोजीशन पर भी मैम SO3H ग्रुप आएगा, एंड देन बच्चे यहाँ पैरा पोजीशन पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, SO3H ग्रुप देखने को मिलता है। क्वाइट इजी, अब इजी लग रहा है, हाँ जी, चलो यार नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई नाम बताओ क्या होगा, नामकरण करिए, इसका क्या होगा, ठीक है, नामकरण। देखो एक बच्चा कह रहा है मैम थोड़ा टफ लग रहा है, बेटा कुछ टफ नहीं है, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें टफ ही लगेगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब बेटा इस केस में ना SO3H ग्रुप तुम्हें याद है मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप्स में आता है, राइट, तो बच्चा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इस तरीके से इसका नामकरण होगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो वैसे जनरली हम सल्फोनिक एसिड को PH करके लिखते हैं, पर आपकी NCERT में F करके लिखा हुआ है सल्फोनिक एसिड, तो जो स्पेलिंग वहां पर है वही मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी। इसका नेम आप मुझे खुद से बताएंगे क्या होगा, एक का नेम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, फाइन बेटा, क्लियर हो गया है, नोट कर लो बच्चा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले बेटा नोट कर लो, इज इट डन बेटा। अब इसके बाद हम चल रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस पे हम चलेंगे। अगेन पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, चलो बच्चे फोर्थ रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस,
फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस एवरीबॉडी, वेरी गुड। 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल सही। चैट में मुझे सही जवाब दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए पहला बेटा इसके अंदर पार्ट आता है, एक आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। और दूसरी इसके अंदर जो रिएक्शन आती है इसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। आइए देखते हैं, समझते हैं। बेटा यहां क्या होता है, वही सेम बात मैम, 1 क्लोरोबेंजीन है। बच्चा यहां पे तुम CH3Cl को जोड़ते हो, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, किसको जोड़ते हैं बेटा, CH3Cl को जोड़ा जाता है। ठीक है, यहां पे क्या लेते हैं, ये तुम्हारी हेलोएरीन, बेटा इधर तुम CH3 C डबल बॉन्ड और Cl लेते हो। ये जो चीज होती है इसको एसाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लेते हैं हम। ठीक है, ये भी बेटा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। सवाल ये उठता है, तुम्हें याद है मैंने हेलोजिनेशन पढ़ाई थी, हेलोजिनेशन में हमने क्या किया, Cl2 था तो Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव में तोड़ा। तो यहां बेटा किन दो मतलब स्पीशीज में वो टूटेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आओ ढूंढते हैं। तो मैम यहां पे हमें पता है CH3Cl लिखा है, ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो मैम यहां से Cl नेगेटिव मिलेगा और क्या मिलेगा बच्चा, CH3 पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, क्या मिल गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। कहां जुड़ता है इलेक्ट्रोफाइल जाकर के, ऑर्थो और पैरा पर जुड़ता है। कहां जोड़ेंगे मैम इसको, मैम यहां ऑर्थो पर, और कहां पर बच्चे, पैरा पर। कौन बताएगा नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होने वाला है। मैम देखो क्लोरीन C से, क्लोरो C से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली मैम इसकी नंबरिंग भी ऐसे होगी 1 2, है ना। तो यार हम क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और यार ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। फाइन है जी, क्लियर हो गया। चलो यार फिर मेरे को नीचे भी, अब तुम बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पर भाई तुम खुद से बताओगे, अब मुझे नीचे इस रिएक्शन में क्या बनेगा। मैम देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है मैम। आपने यहाँ बोला था Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है तो CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बनेगा, बिल्कुल, जो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। वेरी गुड, ओके, ऑर्थो और पैरा पे इसको जोड़ देते हैं। बेटा ये क्लोरीन यहाँ पर C डबल बॉन्ड, देखो जहां से जा रहा है क्लोरीन वही कार्बन अटैच होगा, ये ध्यान जरूर रखना, ये जरूर ध्यान रखना बेटा। और बेटा पैरा प्रोडक्ट क्या होगा मैम, पैरा प्रोडक्ट ये होगा। फाइन है जी, नोट कर लो जी। और बेटा एक बात बताती हूँ, इस पूरे को ना हम एसीटोफिनोन कहते हैं। तो बेटा ये 1 2, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा क्या है, एसीटोफिनोन। तो इसके रिगार्ड में 1 2 3 4 होगा, तो बेटा ये 4 क्लोरो एसीटोफिनोन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, सीधा नाम से भी आ जाती है रिएक्शन, भी ये ऑब्टेन करना है बेटा। ऑर्थो हर केस में अभी तक माइनर चल रहा है, पैरा मेजर चल रहा है। फाइन है जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस खत्म हो चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी प्यारे प्यारे से विद्यार्थियों को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारी लास्ट 2 रिएक्शंस बचती हैं जिससे हमारी केमिकल रिएक्शंस भी कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम इसके बाद लास्ट की 2 रिएक्शंस करने जा रहे हैं, जिसके बाद हमारी केमिकल रिएक्शंस भी बेटा कंप्लीट हो जाएंगी। बेटा टॉलिन के रिगार्ड में अगर आप लिखना चाहते हो तो वो कॉमन नेम है, मैंने IUPAC नेम की बात की है। ठीक है, व्हाट इज एसीटोफिनोन, आंचल पूछ रही है बेटा। एसीटो जो होता है
एसीटो ग्रुप अभी बताया था। इस ग्रुप को, एक सेकेंड मैं ना वो मार्कर ले लेती हूँ बेटा, इस ग्रुप को एसीटो एसाइल इसके लिए यूज करते हैं। तो बेटा ये ग्रुप तो उसके लिए हो गया। ओन का मतलब कीटोनिक ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ। फिनोन मतलब फिनाइल रिंग है, ठीक है। थैंक यू शुभम बेटा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है मैं रटवा रही हूं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी में एक भी इलेक्ट्रोफाइल ये कैसे बनता है ये नहीं दिखाया गया है। आपको याद करने के लिए ही मैंने इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बनाया है। यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल। बेटा बोलने से पहले आदर सम्मान के साथ बात भी बोली जा सकती है, ठीक है। बाकी मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, छोड़ो, मैं अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती सिर्फ कुछ चंद बच्चों की वजह से, ठीक है। मुझे लगता है समय जो है ना वो सब चीजें सिखा देता है, एंड वन और द अदर डे यू विल रिग्रेट इट भी मैंने किसी की बेइज्जती करी या मैंने किसी के लिए अच्छे तरीके से शब्द यूज नहीं किए। आपकी जो वाणी है, जो आपकी बोली है, जो आप बोलते हो, उससे किसी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है यू नेवर नो, बिकॉज यू आर नॉट एट दैट पोजिशन। आपके पास एक बहुत अच्छा मीडियम है जस्ट टू राइट एवरीथिंग, क्योंकि आपका फेस नहीं आ रहा है ना कल को। लेकिन भगवान ना करे, कर्मा बेटा इज सो रियल, पता है कर्मा वापस जरूर आता है वन और द अदर टाइम when you will be there at some or the other position, और आपको कोई कुछ ऐसा बोलेगा तो you will get to know भी किसी को हम जो बोल रहे हैं वो कितना चुभ सकता है या कितना बुरा हो सकता है। आप लोगों को मेरे लिए जो भी बोलना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरी मदर ने मुझे हमेशा से ये सिखाया, बेटा अगर ना हमें कोई कुछ कह रहा है और हम उससे परेशान हो, मतलब हम उस चीज को सत्य मानते हैं। अगर हमें पता है वो चीज वैसी है ही नहीं और वो इंसान सिर्फ बेइज्जत हमें कर रहा है, तो हम उसे अपने आप पे लेंगे ही नहीं, मतलब वो मैंने चीज एक्सेप्ट ही नहीं करी, तो वो वापस से बेटा आप पे थ्रो बैक होगी। तो मैंने नहीं एक्सेप्ट किया जो आप लोग मेरे लिए कुछ चीजें बोलते हो। मैं सिर्फ उस बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हूँ जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, जो जेन्युइनली अपने बारे में सोच रहे हैं, दे वांट टू क्रिएट समथिंग इन लाइफ, कुछ बनना चाहते हैं। फॉर ऑल अदर्स, haters gonna hate and I don't care। आप करो अच्छे से स्पैमिंग करो, शायद आप इसी काम के लिए ही आए हो, ऐसे इसी काम के लिए आप रखे गए हो, तो अच्छे से करो, पेट भर जाए तुम्हारा, लेकिन पढ़ते हुए, ठीक है, पढ़ भी लेना साथ में, थोड़ा सा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि कल को जो बाकी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका तो फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन तुम इसी काम पे रह जाओगे। तो तुम पढ़ते पढ़ते ये काम कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। पढ़ तो सकते ही हो ना, साथ में करते रहो, बुराई करते रहो, मेरी कोई बात नहीं, पढ़ तो लो बेटा, नुकसान क्यों करते हो, ठीक है, यही बोलूंगी। चलो नुकसान मत करो अपना, पढ़ाई करो, साथ साथ पढ़ाई करनी जरूरी है। बाकी तो रब रखा है ना, भगवान है ही, ठीक है। चलो यार, अब इधर आते हैं वापस से। लास्ट की 2 रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी बेटा, चुटकू सा हमारा पोर्शन रह जाएगा, चैप्टर खत्म है। तो बेटा इसके बाद जो हमारी थर्ड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली चीज बता दी। सेकंड बेटा मैंने आपको चीज बता दी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली। थर्ड जो हमारे पास आती है दैट इज योर वुड्स फिटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है बेटा? वुड्स फिटिग रिएक्शन आती है। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या कहती है, ध्यान से देखना। वुड्स रिएक्शन में हम लोग हेलो एल्केन ले रहे थे, फिटिग रिएक्शन में बेटा हेलो एरीन लिया जाता है, ठीक है बेटा। मैं कमेंट नहीं देख रही हूं तो आप भले ही मत रिप्लाई करो, आप पढ़ने पे ध्यान दो, ऐसी चीजें मतलब इग्नोर गाइस। आ जाओ इधर। वुड्स रिएक्शन में क्या है, मान लो मैंने हेलो एल्केन ले लिया, फिटिग में बेटा मैं क्या लूंगी, हेलो एरीन लूंगी, ध्यान रखना। वुड्स फिटिग आएगा तो एक हेलो एल्केन एक हेलो एरीन लूंगी, ठीक है बेटा। इसकी रिएक्शन मैंने 2 Na के साथ करवाई, याद आ रही है रिएक्शन मैम? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या करते थे मेरा बच्चा, किसी को याद आ रहा है? कोई बच्चे को याद आ रहा है क्या करते थे? 2 NaX निकल जाएंगे यहां से, क्या होगा मैम? ये 2X जो है, ये 2X जो है ये 2 Na के साथ कंबाइन करेंगे और हमें यहां से क्या मिलने वाला है? 2 NaX लिबरेट आउट होगा। ये R बेटा इस बेंजीन से जुड़ जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स फिटिग रिएक्शन है। एमसीक्यू में डायरेक्ट आती है यार, डायरेक्ट आती है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, 4th पे चलते हैं। लास्ट रिएक्शन
फिटिग रिएक्शन कौन सी है बेटा? फिटिग रिएक्शन है बेटा जी। फिटिग रिएक्शन क्या है ध्यान से समझते हैं मैम। फिटिग रिएक्शन में अब देखो वुड्स नहीं है मतलब हेलोएल्केन नहीं लेना, फिटिग मतलब सिर्फ हेलोएरीन लेनी है, 2 लेंगे। तो मान लो बच्चे इस बार मैंने 2 हेलोएरीन ले ली, 2 हेलोएरीन ले लिए हैं और बेटा मैं इसको 2 Na के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। अगेन किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या हो जाएगा मैम? सिंपल है, 2 Na जो है ये इन 2 X के साथ लिबरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे और हमें बेटा क्या मिलने वाला है? 2 NaX। मैम 2 बेंजीन रिंग बचेंगी जो एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगी, 2 बेंजीन रिंग बचेंगी जो एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगी। चश्मा बन गया हमारा, है ना। मैं वैसे ना जब ये टॉपिक पढ़ा रहे होते थे ना, ये वाला चश्मा, इस शेप का चश्मा जरूर लेकर आती थी, पर मैं कल पिक्चर दिखा दूंगी आपको, ठीक है। डाइफिनाइल बोलते हैं, डाइफिनाइल। डन है जी? हाँ जी बेटा। बेटा इसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी कंप्लीट होती हैं। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आपको बधाई हो, ठीक है। चले जी आगे बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश। डन है जी? डन है बेटा? नोट कर लो यार सभी प्यारे प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए बेटा, लास्ट टॉपिक पे बढ़ने जा रही हूं मैं। नोट कर लो यार, आखिरी टॉपिक ऑफ दी चैप्टर, आखिरी टॉपिक ऑफ दी चैप्टर, नोट कर लो। चले बेटा, आखिरी टॉपिक ऑफ दी चैप्टर। बेटा आखिरी टॉपिक हमें कंप्लीट एनसीईआरटी से रीड करना है, मैं पहले ही बता देती हूं। आखिरी टॉपिक कंप्लीट एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आखिरी टॉपिक में है क्या उसको मैं बताती हूं, उसको समझाती हूं। तो बेटा आखिरी टॉपिक है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? हमारे जो कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है भी, इसका इफेक्ट क्या होता है अगर नेचर में निकल जाए, बाहर आ जाए तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। और ये कहां कहां पाए जाते हैं, ये है हमारा टॉपिक। कहां कहां पाए जाते हैं ये है हमारा टॉपिक। ये एनसीईआरटी के मैं यहां इमेज क्यों लेकर आई हूं, ताकि अगर आप में से किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी बुकलेट नहीं है मेरा बेटा, तो आप यहां से एटलीस्ट इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लो, ठीक है। डाउनलोड करके बेटा प्रिंट निकाल लो। ध्यान से बेटा जी इसको समझते हैं, ठीक है बेटा। कॉपी में बेटा जो मैं हाईलाइट करूंगी, देखो मैं आपको यही बोल रही हूं, अगर आप देखो जो हाईलाइटेड लाइंस है वो लिखना चाहते हो लिख लो, और एल्स बेटा एनसीईआरटी बुक है तो वेल एंड गुड है, उसमें अंडरलाइन कर लो, नहीं है तो इतना काम कर लो, मेन मेन लाइंस लिख लो, ठीक है। आ जाओ। ये पता है एनसीईआरटी से मैं चाहती तो तुम्हें 4 लाइनें लिखवा देती, पर बेटा इसकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ही ऐसा है, थ्योरी वाला है, क्या इफेक्ट है, डिजीनेस, वॉमिटिंग, फलाना ढिमका, ये सब चीजें हैं। तो बेटा पॉलीहेलोजन कंपाउंड आपकी एनसीईआरटी बुकलेट का आखिरी पन्ना होगा। कार्बन कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम है उसको पॉलीहेलोजन कहते हैं। शुरू करते हैं डाइक्लोरोमीथेन से। डाइक्लोरोमीथेन का मतलब देखते हैं। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन होंगे, CH2Cl2 के नाम से इसको लिखा जाता है। इसको मिथाइलिन क्लोराइड, बेटा यहां से सवाल आया है। अब मैं आपको एनसीईआरटी के वो हिस्से दिखा रही हूं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मिथाइलिन क्लोराइड डायरेक्ट क्वेश्चन। बेटा मिथाइलिन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, स्टार लगा लो। मिथाइलिन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू उठा करके देख लेना। इसका फॉर्मूला मिथाइलिन क्लोराइड का फॉर्मूला CH2Cl2, दूसरा नाम डाइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जान सकते हो। मिथ मतलब 1 कार्बन, डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन होंगे उसमें, ठीक है। अब बेटा डाइक्लोरोमीथेन को हम एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं पेंट रिमूवर में बेटा, ठीक है। और प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, बेटा एमसीक्यू यहां से आता है, एमसीक्यू आता है यहां से। मेरे को छोड़ना होता मैं इस टॉपिक को मेन मेन हाईलाइट लिखवा देती, पर ये एनसीईआरटी में जैसे मैं लिख रही हूं वैसे लिखो ताकि तुम्हारा दिमाग में रहे। पहला सवाल ये आता है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है CH2Cl2। दूसरा कहां कहां पेंट रिमूवर के तौर पे इसको यूज करते हैं,
ठीक है। और बेटा प्रोपेलेंट एरोसोल्स में प्रोपेलेंट की तरह काम करता है। और बेटा ये सॉल्वेंट होता है ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी। ये मेटल क्लीन, अब ये बेटा आपको सीयूईटी के पेपर में लाइन देखने को मिलेगी, ये लाइन आपके सीयूईटी के पिछले सालों में आपको देखने को मिलती है। सीयूईटी के पेपर में पिछले सालों में यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। क्या है भाई, क्या है, मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सॉल्वेंट के तौर पर मेटल को क्लीन करने के लिए और फिनिशिंग प्रदान करने के लिए जिस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हो वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, तुम्हारी पहली 3 पन्नों में जो इंपॉर्टेंट थी तुम्हें सब बता दी। आगे चलते हैं। मिथाइलिन क्लोराइड ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस, सीएनएस पता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को अफेक्ट करता है। अगर बेटा जी लोअर लेवल पे एक्सपोज हो जाए, हवा में आ जाए, तो बेटा क्या होगा, इससे ना एक तो हियरिंग में दिक्कत हो सकती है, सुनने में इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है, विजन में, देखने में दिक्कत हो सकती है। हाई लेवल पे बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर एयर में एक्सपोज हो जाए बेटा, डिजीनेस होने लग जाएगी इंसान को, ठीक है, नोजिया होने लग जाएगा, वॉमिटिंग जैसा लगेगा, टिंगलिंग और नंबनेस होगी। कभी आपने सुना होगा भी क्या होता है, सुन्न पड़ जाते हैं पैर, हाथ की उंगलियां ऐसे सुन्न पड़ जाती है, जैसे थोड़ी देर बैठ जाओ ना तो ऐसे मतलब पैर ही सुन्न हो जाता है भाई, ऐसे लगता है बस अब तो गए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है हमारी लात, है ना, ऐसी हालत हो जाती है बेटा, है ना। तो वो क्या होती है, वो होती है बेटा नंबनेस, नंब मतलब सुन्न पड़ जाना। अगर हाई मात्रा में, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में रिलीज होगी तो बेटा ये टेंडेंसीज पॉसिबल है। ह्यूमन में डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के साथ आएंगे तो बर्निंग, जैसे हमने देखा ना हाथ जल जाता है, ऐसे पूरा जल जाता है, वैसे इसमें बेटा बर्निंग हो जाती है, माइल्ड रेडनेस हो जाएगी स्किन पे आपको देखने को मिलेगी। आईज के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ गया तो बेटा कॉर्निया ही बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये दिक्कतें होती हैं। जो सवाल बैठता है, एक ये सर्कल वाला, फॉर्मूला वाला, और पहले 2 लाइनें कहां इस्तेमाल करते हैं। फाइन है जी, ओके है जी। तो मैं आगे अगले कंपाउंड पे चलूं, ठीक है, ये तुम बाद में नोट्स में से डाउनलोड करते चलोगे, लिखते चलोगे, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला आता है ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन होंगे, मीथेन मतलब एक ही कार्बन, CH-Cl3। ये वही है जो किडनैपर यूज करते थे, किसी को किडनैप करने के लिए ऐसे कुछ लिक्विड लगा देते, धम लगा देते थे और बंदा धुम गिर गया, है ना। और फिर फिरौती के लिए कॉल करते थे, हमें इतने पैसे दोगे, है ना, तो हम तुम्हारा बच्चा छोड़ेंगे, है ना वरना हम तुम्हारे बच्चे को पकड़ के रखेंगे, उसको जाने नहीं देंगे, अगर उसको बचाना चाहते हो तो ये करो वो करो। CID तो सबने देखा होगा। क्लोरोफॉर्म का पहले इस्तेमाल किया जाता था बेटा जी एनेस्थीसिया के तौर पर। अगर कोई ऑपरेशन होता था, डेंटल ऑपरेशन हो गया, हार्ट की सर्जरी हो गई, कहीं पर भी जनरली जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे, हार्ट की सर्जरी वेरी, वहां पर बेटा एनेस्थीसिया के तौर पर इसको देते थे, बट इट वॉज हार्मफुल था बेटा जी। ठीक है, तो केमिकली क्लोरोफॉर्म एक सॉल्वेंट है, फैट्स, एल्कलॉइड्स, आयोडीन और बाकी सब्सटेंसेस का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाऊंगी। क्या है मेजर यूज क्लोरोफॉर्म का आजकल, क्या है बेटा, ये रहा, प्रोडक्शन ऑफ द फेरॉन रेफ्रिजरेंट R22। जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल के समय पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इट वॉज वंस यूज्ड एज जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी में, पर अब इसको रिप्लेस कर दिया गया एक लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थीसिया, ईथर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पहले उसका इस्तेमाल होता था, अब ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। As might be expected from its use, anesthesia inhaling chloroform डिप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। देखो पिछले में भी CNS का रोल था, इधर भी है। ब्रीदिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट्स ऑफ एयर बेटा जी। इससे डिजीनेस हो सकती है, फैटिग हो सकता है, हेडेक हो सकता है यार। क्रॉनिक क्लोरोफॉर्म का एक्सपोजर करने से लीवर डैमेज हो सकता है भाई लोग, लीवर भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, और बेटा जी किडनीज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और सोर्स हो सकते हैं। सोर्स भी पता हो, छाले ऐसे बन जाते हैं, बड़े बड़े फड़ बन जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुम जितना घोल करके पी जा सकते हो इसको पी जाओ भाई, लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म को कभी भी ऐसे खुलेआम नहीं रखते, बंद कंटेनर में अंधेरे में रखते हैं, डार्क बॉटल में रखते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है इसको समझते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है जी, और क्या बना देगा, एक पॉइजनस गैस बना देगा जिसको कार्बोनाइल क्लोराइड कहते हैं, या उसको फॉस्जीन के नाम से जानते हैं। अगर एयर की कांटेक्ट में आ जाएगा फॉस्जीन बन जाएगी, जिसको COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड कहते हैं बेटा जी। इसीलिए इसको क्लोज्ड डार्क बॉटल में बंद करते हैं, एयर के कांटेक्ट में नहीं लाते, वरना पॉइजनस चीजें बन जाएंगी। फाइन है जी, ओके है,
ठीक है, ठीक है बेटा, ये रिएक्शन को भी स्टार लगा लो। क्लोरोफॉर्म में से एक ये क्वेश्चन फ्रेम होता है और एक आपकी ये लास्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राई आयोडोमिथेन या आयोडोफॉर्म बेटा CH3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बता देती हूं मैं बेटा। पहले इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते थे, क्योंकि ये सोचा जाता था भी इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो है वो आयोडीन के निकलने की वजह से होती है, पर ऐसा नहीं था, इसीलिए इसको एंटीसेप्टिक की वजह से इस्तेमाल नहीं करते। इसकी स्मेल बहुत ऑब्जेक्शनेबल होती है, इसीलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया किसी और से। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 नाम से इसको जानते हैं बेटा। ये लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैन्स बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए भी काम किया जाता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। पहले इसको क्लीनिंग फ्लूइड की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसको एज अ स्पॉट रिमूवर और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज किया जाता है। और इसका कुछ इसके अंदर हमने जो एविडेंस ये देखा है, अगर इसका एक्सपोजर करते हो तो लीवर कैंसर हो जाता है ह्यूमंस के अंदर। और मोस्ट कॉमन इफेक्ट है बेटा हेडेक होगा, डिजीनेस होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब फील होगा। और परमानेंट डैमेज हो जाएगा नर्व सेल्स को। आपने नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, इन सब के बारे में पढ़ा होगा ना। मैं भी भाई बायोलॉजी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे भी है। तो नर्व सेल्स बेटा इधर से क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। अब नर्व सेल्स क्या करते हैं आपकी पूरी बॉडी में, बेसिकली क्या मैसेज ट्रांसफर का, एक्सॉन, न्यूरॉन, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। तो बेटा क्या होता है पूरी बॉडी के अंदर वो सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं, तो वो नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात सीवियर केसेस में बेटा जी यहाँ पे कॉमा भी हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ भी हो सकती है इसका अगर एक्सपोजर हो जाता है। हार्ट बीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, ये रुक भी सकती है, बंदा मर भी सकता है भाई अगर इसका हाई अमाउंट में एक्सपोजर हो जाता है। तो केमिकल आई को इरिटेट कर सकते हैं, और एटमॉस्फेयर के अंदर भी राइज अगर इसका बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ओजोन लेयर को भी डिप्लेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो बेटा जी एक बच्चा कह रहा है मैम हमारी ना और भी क्लास है बेटा, फेरॉन्स और DDT बचा है, वो मैं आपको करवा दूंगी अगली क्लास के अंदर। एक छोटी सी बात बताती हूँ, कल आपका इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, जिसके क्यों आखिरी ले रही हूँ, वैसे तो मेरे 2 ही पन्ने रह गए, आज भी कंप्लीट कर सकती हूँ, पर आखिरी इसलिए ले रही हूँ। फेरॉन्स DDT करवाने के बाद आप सभी ने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा कल की क्लास के अंदर आई एम गोइंग टू टीच यू कन्वर्जन क्वेश्चंस कैसे करते हैं। और मैंने एक आपको बताया था भी आपके NCERT से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ाऊंगी वो, और NCERT हाइलाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी। तो कल का लेक्चर हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, 2 हमारे पन्ने रह गए हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं कल करवाऊंगी। अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर आप मेरे से अपने एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स डाउट के डिस्कशन कर सकते हो। आज फटाफट रिविजन नहीं करवाऊंगी, आज तुम लोग आराम से बैठ के रिवाइज करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ठीक है, थैंक यू जी। होमवर्क आज के लिए यही रहेगा भी अच्छे से रिवाइज करना है, बस रिवाइज करना है नोट्स को और कंप्लीट करना है। और आज बेटा कोई होमवर्क नहीं करना, नो एक्स्ट्रा होमवर्क। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे यार, कल हम लोग आपकी NCERT इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्वर्जन क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे ने E1 E2 जो पढ़ना, सॉरी E1 E2 बोल रही हूँ, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्स्ट्रा जो पढ़ना है नीट और जेई का, वो एंड में मैं उनको करवा दूंगी। तो एंड के 10-15 मिनट उन बच्चों के लिए होंगे, बाकी का समय बाकी बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, जैक की वीडियो बेटा कल की क्लास में ही दिखाऊंगी, है ना। अब आपकी दूसरी क्लास भी है, मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी मेरी क्लास की वजह से आपकी आने वाली कोई भी क्लास खराब हो। आप लोग अपने अच्छे से 15 मिनट को रेस्ट लीजिए। किसी ने फ्रेशन अप होना, फ्रेशन अप होइए। ठीक है, और कुछ खाना है तो आप खा सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अपना ख्याल रखो बच्चा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। मैंने हमेशा तुम्हें यही चीज बोली है, लाइफ विल गिव यू लॉट ऑफ रीजंस टू क्राई। एक रीजन ढूंढो जिसकी वजह से तुम मुस्कान तुम्हारे फेस पर आ सकती है, तुम मुस्कुरा सकते हो, मतलब तुम स्माइल कर सकते हो। तो बहुत सारे कारण मिलेंगे आपको, ठीक है, दुखी होने के, लेकिन एक ऐसा कारण आपकी जिंदगी में जरूर होना चाहिए जिसकी वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं, वो है आप खुद। तो अगर आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे, जितना खुश रखोगे बेटा, उतना ही अच्छा होगा। और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट्स में मैं आपको बोलूंगी घबराना नहीं है मेरा बच्चा।
आप जिस फेज से निकल रहे हो और भी बहुत सारे बच्चे इस फेज से निकल रहे हैं। आपको बस टाइम टू टाइम रिवीजन करनी है। एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स बेटा जी, इतने बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ तुम्हारी रिवीजन से ही तुम्हें चीजें याद भी होंगी। तो जो बच्चे बार बार चीजें भूलते हैं बेटा, एक चार्ट पेपर ले लो, एक कॉपी ले लो, खाली पन्ना लिख लो, हेडिंग लिखो और फिर उसको भरते जाओ, उससे रिवीजन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। स्टिल तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है लाइफ के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट में शेयर करो। आई विल बी आंसरिंग टू योर कमेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखो एंड यस, स्माइल प्यारी सी दे दो एक बार चैट में, है ना, ताकि मैं जाऊं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलते हैं, टाटा जी, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू जी, हैव अ ग्रेट डे।